गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 कर रहे थे। हमने 2 प्रतिफल करे थे कारक के। अब तीसरा प्रतिफल करते हैं कारक के घटते प्रतिफल। कारक के घटते प्रतिफल। इसका एक नाम और भी है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब कारक के घटते प्रतिफल का अर्थ ये हो गया कि जब हम किसी शीतल साधन पे जैसे भूमि पर श्रमिक की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाएंगे तो हम उससे मिलने वाला जो कुल उत्पादन है वो घटती दर से बढ़ेगा जरूर, लेकिन घटती दर से। और हमारा सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा और सीमांत लागत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे एक टेबल बनाते हैं, लैंड, लेबर, टीपी टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद। हमारे पास लेबर 1 से 6 तक, लैंड है हमारे पास 1, और टीपी 5, 8, 10, 11, 11, 10। अब इसकी सहायता से हम एमपी निकाल सकते हैं। पहले वाला एमपी 5, मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पादन 8 में से 5 गए 3, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 10 गए 1, 11 में से 11 गए 0, -1। अब ये तालिका क्या बता रही है कि जैसे जैसे हम भूमि की शीतल इकाइयों पर श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा। और जो सीमांत उत्पादन है वो जब श्रमिक की 4 इकाइयाँ लगाई तब तक तो घटता जा रहा था, लेकिन जब श्रमिक की 5 इकाई लगाई तो सीमांत उत्पादन 0 हो गया, और जब श्रमिक की 6ठी इकाई लगाई तो सीमांत उत्पादन माइनस में हो गया। अब इसका डायग्राम इधर आएंगे आपके लेबर, श्रमिक, और इधर आएगा टीपी। अब देखो टीपी पहले बढ़ भी रहा है फिर घट भी रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये बन गया टीपी और यहाँ बिंदु ले लेते हैं पी। अब यहाँ ओ एक्स अक्ष पे लेबर दिखाया जा रहा है, ओ वाई पे कुल उत्पादन दिखाया जा रहा है। टीपी आपका कुल उत्पादन वक्र है, इसके पी बिंदु तक तो ये घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन पी बिंदु के बाद ये घटना शुरू हो गया। अब इसका एक दूसरा डायग्राम बनेगा एमपी के लिए, लेबर, और इधर आएंगे एमपी सीमांत उत्पादन। अब एमपी को देखो, एमपी घटना शुरू हुआ तो यहाँ पे 0 भी हो रहा है और माइनस में भी जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है और 0 भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। ये आपका एमपी हो गया। सीमांत उत्पादन वक्र से क्या पता लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस मतलब ये घटता जा रहा है। 5 से 3, 2, 1, 0, ये 0 भी होता है और माइनस में भी हो जाता है। अब ये कारक के घटते प्रतिफल होने के कारण क्या है कि किन कारणों से कारक का घटता प्रतिफल मिलेगा हमें। कारण, किन कारणों से कारक का घटता प्रतिफल मिलेगा। नंबर 1, उत्पादन के शिथिल कारक। उत्पादन के
शीतल कारक। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा को उत्पादन करने के लिए कोई ना कोई शीतल कारक तो लेना ही पड़ेगा, और एक होगा परिवर्तनशील शीतल कारक। जैसे भूमि, जब भूमि पर लगातार हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो परिवर्तनशील साधन मतलब श्रमिक की तुलना में जो भूमि का अनुपात होगा वो कम हो जाएगा। जैसे भूमि 1, श्रमिक 1, 2, 3, 4, तो इनका अनुपात कम होता जा रहा है। श्रमिकों का अनुपात ज़्यादा है और लेबर का अनुपात कम है, तो उत्पादन का शीतल कारक होने के कारण भी कारक के घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा। दूसरा कारण है अपूर्ण कारक स्थानापन्न। अपूर्ण कारक स्थानापन्नता। अपूर्ण कारण स्थानापन्नता, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास साधन हैं जिनकी सहायता से हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसे भूमि, श्रमिक, जो भूमि है वो शीतल कारक है। जब भूमि का पूर्ण उपयोग हो जाएगा, अधिकतम उपयोग हो जाएगा, तो इस भूमि की जगह पे किसी दूसरी भूमि का यूज़ नहीं कर सकते। इस शीतल साधन के स्थान पर किसी दूसरे शीतल साधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब ये अपूर्ण कारक स्थानापन्नता हो गई कि हमारे पास जो शीतल साधन है उसकी जगह पे कोई दूसरा शीतल साधन प्रयोग नहीं कर सकते। इस कारण से भी हमें उत्पादन घटती दर से बढ़ना शुरू होता है और सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू होता है। तीसरा कारण कारकों की कम समन्वयता। कारकों की कम समन्वयता, जैसे जैसे भूमि पर श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच में जो आदर्श कारक अनुपात था वो खत्म हो जाएगा और उन दोनों के बीच में समन्वयता कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब भूमि और श्रमिक के बीच में समन्वयता कम हो गई, कोऑर्डिनेशन कम हो गया, उनके बीच का आदर्श कारक अनुपात कम हो गया, तो हमारा कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ना शुरू होएगा। जैसे यहाँ पे अगर तालिका में देखें तो 4 इकाइयों तक ये बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो गया। तो 4 श्रमिक इकाइयों के बाद उनका आदर्श कारक अनुपात समाप्त हो चुका है, उनके बीच में समन्वयता समाप्त हो चुकी है। तो इस कारण से कारक के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इसमें एक परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस जो आधुनिक शास्त्री थे उन्होंने 3 विचारधाराएं पीछे करी थी हमने, कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल, कारक के घटते प्रतिफल। उन तीनों को मिलाकर उसने एक नियम बना दिया, परिवर्ती अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम भूमि पर शीतल कारक, भूमि पर जब श्रम की इकाई को लगाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर कुल उत्पादन समान दर से बढ़ेगा और आखिर में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा। अब इसकी मान्यताएं करते हैं, इसमें मान्यताएं मान के चलते हैं, एजम्पशंस हैं ये, कि जो इसमें उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन उत्पादन जो फलन है वो इसमें परिवर्तनशील कारक का है। मतलब परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है,
शिथिर अनुपात प्रकार का नहीं है। जो उत्पादन फलन चलेगा वो परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है, परिवर्तनशील अनुपात प्रकार। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है, शिथिर अनुपात प्रकार का नहीं है। दूसरी मान्यता क्या हो सकती है कि जो उत्पादन की तकनीक है, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन करने की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, जो परिवर्तनशील साधन है उनकी सारी इकाइयाँ समरूप हैं, मतलब जो परिवर्तनशील साधन जैसे श्रमिक वो सारे समान रूप से कुशल हैं। परिवर्तनशील इकाइयाँ समान रूप से कुशल। जो परिवर्तनशील इकाइयाँ हैं, श्रमिक हैं, वो समान रूप से कुशल हैं, मतलब सब में समान कुशलता है। और इसमें चौथा क्या हो सकता है मान्यता, जो उत्पादन के कुछ कारक तो हैं शिथिर, शिथिर कारक भी हैं और परिवर्तनशील कारक भी हैं, लेकिन जो उत्पादन में विधि है, उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, वो केवल परिवर्तनशील कारकों के कारण हो रहा है। जो परिवर्तनशील कारक हैं उनके कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि श्रमिक के कारण ही उत्पादन बढ़ेगा, शिथिर कारक तो भूमि रहेगी। ये इसकी मान्यताएं हो गई। अब इसका एक टेबल बनेगा और एक डायग्राम। अब इस नियम की व्याख्या करते हैं। एक साइड ले लेंगे लैंड, लेबर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पादन। अब इसमें तीनों आगे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। अब इसमें तीन अवस्थाएं बनेंगी आपकी, 1 2 3। हमने 3 लेबर लगाए कंटिन्यू, लैंड आपकी, और टोटल प्रोडक्शन हुआ 259। इसमें एमपी कैसे निकलेगा, पहले वाला 2, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 5 गए 4। और एपी कैसे निकलता है, टीपी को लेबर से डिवाइड करते हैं 2, 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। ये आपकी है पहली अवस्था। पहली अवस्था को देखें, चलो पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरी अवस्था में 4 5 6। अब इसमें टीपी है 11 12 12। लैंड तो फिक्स है, तो इसमें अब 11 में से 9 गए 2, 12 में से 11 गए 1 और ये 0। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.7, 12 को 5 से करेंगे 2.4, 12 को 6 से करेंगे 2। लास्ट तीसरी अवस्था, इसमें 7वां क्रम श्रमिक लगाया, उसके द्वारा प्रोडक्शन टोटल हुआ 11। ये कम हो गया, माइनस में चला गया। 11 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 1.6। अब इस तालिका में देखो 3 अवस्थाएं बन गई। भूमि तो शिथिर है। जब हमने 3 तक लेबर लगाए थे तो हमारा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 4 बढ़ा। जब 4 से 6 श्रमिक लगाए
मतलब 5 तक श्रमिक लगाए तो उत्पादन बढ़ रहा है। जब हमने छठा श्रमिक लगाया तो उत्पादन हो गया अधिकतम। इस केस में आपका सीमांत उत्पादन हो गया 0। जब हमने 7वां श्रमिक लगाया तो कुल उत्पादन कम हो गया और सीमांत उत्पादन माइनस में चला गया। पहले 3 श्रमिक तक सीमांत उत्पादन बढ़ रहा था, फिर चौथा 5वां श्रमिक लगाया तो सीमांत उत्पादन और कम होना शुरू हो गया। जब 7वां श्रमिक लगाया तो सीमांत उत्पादन माइनस हो गया और जो हमारा औसत उत्पादन है वो पहले बढ़ा था फिर घटना शुरू हो गया। अब इसको देखकर हम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 स्टेज बनती हैं इसमें। इसमें डबल डायग्राम बनेगा। ओ एक्स ओ वाई, इधर आएंगे लेबर, और यहाँ आएगा सीमांत उत्पादन भी आएगा और एवरेज उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पादन भी आएगा, और इधर आएगा टीपी। ये आपका टीपी बन गया। ये पहली स्टेज का फॉर्मेट बन गया। दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज, एम एन ई जी, और नीचे हम एमपी और एपी का बनाएंगे। ये एमपी का बन गया और एक एपी का बना देंगे। ये एपी का बन गया। यहाँ एच, ये आई जे सी। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि जो ओ एक्स अक्ष है वहाँ पे श्रमिकों की संख्या दिखाई गई है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसमें ओ आई पर टीपी कुल उत्पादन दिखाया गया है, जो नीचे वाला पार्ट है डायग्राम का ओ पी पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाया गया है। अब हम ऊपर वाले पार्ट की व्याख्या करते हैं। जो टीपी है वो कुल उत्पादन वक्र है, इसके ई बिंदु तक हमारा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ई से जी तक उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है, जी बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम हो गया है और जी के बाद कुल उत्पादन गिरना शुरू हो गया है। मतलब ई तक क्या हुआ, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, जी ई से जी तक घटती दर से बढ़ रहा है, जी पर कुल उत्पादन अधिकतम हो गया और जी के बाद कुल उत्पादन गिरना शुरू हो गया। अब हम दूसरे चित्र में देखते हैं कि जो एमपी है वो सीमांत उत्पादन वक्र है, वो एच बिंदु तक बढ़ रहा है और एच से आई तक गिरना शुरू हुआ है, लेकिन आई बिंदु पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो गए हैं। आई से सी तक गिर रहा है, सी बिंदु पर सीमांत उत्पादन 0 हो गया है और सी के बाद ऋणात्मक हो गया है। अब एपी की व्याख्या करें तो ये औसत उत्पादन वक्र है, ये आई बिंदु तक बढ़ रहा है, लेकिन आई बिंदु पर ये एपी और एमपी दोनों बराबर हो गए हैं और आई के बाद ये गिरना स्टार्ट हो गया है। बस ये चित्र की व्याख्या हो गई तो आपका ये नियम पूरा हो गया।